हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो आज से हम लोग एक नया सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि टेंथ का जो फिजिक्स पोर्शन है साइंस में, उस पोर्शन को पूरे सिलसिलेवार ढंग से कंप्लीट करेंगे। यानी कहने का मतलब उसको पूरा एक एक क्रम करके हम लोग क्या करेंगे, पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, यानी पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। उसमें से आज हम लोग पहला चैप्टर यानी प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस सीरीज को स्टार्ट करने का विशेष महत्व क्या है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे फिजिक्स के। ऐसा नहीं कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा जानता हूँ या कुछ आपको नया सिखा दूँ, लेकिन क्या है कि यूट्यूब पे सिलसिलेवार ढंग से आपको हिंदी में वीडियो नहीं मिलेंगे जो फिजिक्स के एक सीरियली पढ़ाया गया हो कहीं। अब बहुत सारे वीडियो मिलेंगे जो कि इंग्लिश में है। बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश नहीं समझ पाते हैं, खास करके उन बच्चों के लिए मेरा वीडियो कामगर होगा। साथ ही साथ मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज को लेकर चलूँगा, जिसके कारण से हिंदी वाले बच्चे को तो ये वीडियो समझ में आएगा ही। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप इस वीडियो को समझ सकते हैं। दूसरी बात जो मेरी इस वीडियो में होगी, मैं कोशिश करूंगा चीज़ों को समझाए ज़्यादा और लिखाए कम। इस कारण से बहुत सारी चीज़ों को मैं समझाता चलूँगा। आप उसको अगर नोट्स बनाना चाहें तो जो मैं बात बोलूँ उसको आप पस करके क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर जो कि फिजिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन यानी लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, जिसका कि हम लोग यहाँ पे हेडिंग दिए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ प्रकाश चैप्टर पढ़ने से, जैसे कोई भी काम करने जाए, सपोज मानते हैं कि हम लोग को सब्जी बनाना है, तो सब्जी बनाने से पहले सब्जी में क्या क्या सामान लगता है, तेल क्या होता है, नमक क्या होता है, मसाला क्या होता है, कौन सा मसाला कितना मात्रा में डालना चाहिए, नमक का सब्जी में क्या महत्व है, तेल का क्या महत्व है, ये सभी बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन सभी चीज़ों को नहीं जानेंगे, नमक का क्या महत्व होता है, तेल का क्या महत्व होता है, अब मालूम चले नमक के को सब्जी का आलू इतना ही, हम नमक भी डाल दिया, आलू का सब्जी बना रहे हैं, तो फिर सब्जी का स्वाद क्या होगा आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। यानी कुल मिलाकर बात है कि किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बाउंड्री, उसके आसपास के चीज़ों को, उसके महत्व को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो फिर उसके पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। दूसरी बात, उसमें हम लोग टेस्ट भी ला सकते हैं, जैसे कि एक सब्जी का एग्जाम्पल ही। इसी तरह इसमें टेस्ट कहने का मतलब क्या होगा, आपको इसमें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लगेगा, इसके बारे में आपको जानने की उत्सुकता होगी। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन है, तो सबसे पहला टर्म ही है प्रकाश, और इसी से रिलेटेड है आपका परावर्तन एवं अपवर्तन। यानी सबसे पहली बात हमको जान लेना पड़ेगा कि आखिर प्रकाश क्या होता है। अब जैसे ही प्रकाश से हम लोग के दिमाग में आता है तो फिर आता है, तो हम लोग बचपन से ही देखते आते हैं प्रकाश प्रकाश प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश किसी बच्चा का नाम नहीं है, किसी स्टूडेंट, किसी बच्चे का नाम नहीं लिया जा रहा है। प्रकाश जिसकी मदद से अभी आप हमको देख पा रहे हैं, या बोले तो जैसे यहाँ पे लाइट है जिसकी वजह से हम आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता तो हम आपको शायद दिखाई नहीं देते। तो प्रकाश क्या होता है हम लोग इसको जानते हैं। तो प्रकाश से को डिफाइन करने का एक सिंपल लॉजिक है, या बोले तो प्रकाश क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल बात ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे जितने सारे लाइट है, सपोज करते हैं स्विच को ऑफ कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, यानी हम लोगों को दिखाई कुछ भी नहीं देगा। यानी प्रकाश क्या है। और दूसरा बात है क्या, और एग्जाम्पल लेते हैं कि मेरा आँख मान लेते हैं खराब हो गया है और यहाँ पे लाइट चारों तरफ से चक्काचौंध है, तो क्या हमको कोई चीज़ें दिखाई देंगी? तो तब भी आप कहेंगे कि नहीं सर, आपको कोई चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब है प्रकाश ऐसा नहीं है जो किसी चीज़ को हमको दिखा देता है। हाँ, प्रकाश अगर हमारा आँख सही है तो किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। यानी लाइट, प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता करती है। तो प्रकाश का डेफिनेशन लिखना पड़े तो सिंपल इतना हम लोग लिख लेंगे, लाइट इज अ कॉज व्हिच हेल्प अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। यानी दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने में जो भौतिक कारक हमारी सहायता करती है, उस भौतिक कारक को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। उम्मीद है कि प्रकाश का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा, बच्चा वाला डेफिनेशन है और इसमें समझने वाली विशेष कोई बात नहीं है। अब इसके बाद प्रकाश से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक ऊर्जा होता है। ऊर्जा का बहुत सारा रूप होता है, जैसे ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, इसके अलावा यांत्रिक ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा, बहुत सारे ऊर्जा होता है। उसी में प्रकाश भी ऊर्जा का ही एक रूप है। अब ऊर्जा का रूप हम लोग कैसे बोल दिए, ऊर्जा आखिर होता क्या है कि हम प्रकाश को ऊर्जा बोल दिए। तो ऊर्जा को डिफाइन किया जाता है कोई भी वस्तु का जो कार्य करने का क्षमता होता है, उसी को हम लोग ऊर्जा कहेंगे।
अब यहाँ पे हम लोग लाइट क्या देखते हैं, जैसे हम लोग की जानते हैं सोलर पैनल जो छत पे लगाते हैं वो उस क्या करता है कि जो सन का रोशनी आता है, सूर्य का जो लाइट आता है उसको चेंज कर देता है विद्युत में, और उस इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत से हम लोग क्या करते हैं घर का लाइट जलाते हैं, पंखा चलाते हैं। इसके अलावा आप धूप में हम लोग कुछ भी रख देते हैं तो देखते हैं कि वो गर्म हो गया है, हीट हो गया है, यानी प्रकाश के अंदर भी कुछ यहाँ पे ऊष्मा ऊर्जा में चेंज कर दिया, यानी प्रकाश के अंदर भी किसी कार्य को करने का क्षमता है, और जो कार्य करने की क्षमता होती है उसी को तो हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इस कारण से हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश जो है वह भी एक ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। इतना बात उम्मीद है आप लोग जानते हैं। इसके अलावा प्रकाश के बारे में एक बात किया जाए तो बोला जाता है प्रकाश के पास कण एवं तरंग। प्रकाश एक कण की तरह व्यवहार भी करता है और एक तरंग की तरह व्यवहार भी करता है। हालांकि इसको डिटेल्स में आप जब 12th में जाएंगे तब पढ़ेंगे, जहाँ पे क्वांटम थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल आप इतना समझें कि प्रकाश एक कण के जैसा भी व्यवहार करता है और एक तरंग के जैसा भी व्यवहार करता है। इतना बात आप समझेंगे तो इसी के साथ एक और टर्म है, प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का यहाँ पे क्या सेंस है इसको हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली में जो प्रकाश होता है उसके अंदर विद्युत का भी प्रॉपर्टी होता है और चुंबक यानी चुंबक का भी प्रॉपर्टी होता है। इस कारण से इसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसको एक तरीका से और डिफाइन कर सकते हैं, जो जैसे हम यहाँ पे कुछ भी बोल पा रहे हैं और यहाँ आप तक आवाज़ जा रहा है, आप कुछ बोले तो मेरे तक आवाज़ आए, बिकॉज हम लोगों के आसपास में जो यहाँ पे बहुत सारा क्या है हवा एग्जिस्ट करता है, एयर एग्जिस्ट करता है। सपोज किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम यहाँ से जितना सारा एयर है उसको हम हटा दें, हालांकि एयर हटा देंगे तो हम लोग को सांस लेने में दिक्कत होगी और हम लोग डेथ कर सकते हैं, मर जाएंगे। सपोज कर लेते हैं थोड़ा देर के लिए यहाँ पे जितने सारे एयर है उसको हम क्या करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हटा देते हैं, और अब हम चिल्ला चिल्ला के आपसे कुछ बोल रहे हैं, आप चिल्ला चिल्ला कर हमसे कुछ बोल रहे हैं, आप है बिल्कुल मेरे पास में, तो क्या आपको लग रहा है कि आपका आवाज़ हमको सुनाई देगा या मेरा आवाज़ आपको सुनाई देगा? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं। आवाज़ को चलने के लिए, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी मटेरियल मीडियम का ज़रूरत पड़ता है, किसी न किसी पदार्थ वाले माध्यम का ज़रूरत पड़ता है। जैसे यहाँ हवा है, इस वजह से आप मेरा आवाज़ सुन पा रहे हैं, आप आपके वजह, और हवा के वजह से हम आपके आवाज़ को सुन पा रहे हैं। लेकिन प्रकाश के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हवा रहे हवा नहीं रहे उससे प्रकाश को कोई लेना देना नहीं। हालांकि आगे पढ़ेंगे वहाँ पे प्रकाश के चाल में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है, लेकिन प्रकाश को चलने से कोई नहीं रोकता है। यानी माध्यम रहे तब भी ठीक है, माध्यम नहीं रहे तब भी ठीक है, प्रकाश गमन कर सकता है। यानी प्रकाश को चलने के लिए किसी विशेष माध्यम का जरूरत, किसी विशेष मटेरियल माध्यम का, यानी किसी विशेष मटेरियल माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा का घनत्व कम मिलेगा। अप्रोक्सीमेटली 100 से 150 किलोमीटर जाने के बाद में आपको निर्वात मिल जाएगा। निर्वात किसे कहेंगे अब? तो वो ऐसा जगह जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ पे एक शब्द आ गया निर्वात, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं निर्वात। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, आकाश की तरफ जाएंगे, अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर के ऊपर लगभग आपको एयर वगैरह, हवा वगैरह नहीं मिलेगा। इस कारण से हम लोग देखते होंगे जब पहाड़ पे पर्वतारोही चढ़ते हैं तो अपने पीछे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं, क्योंकि पर्वत पे जैसे हम लोग जो पृथ्वी से ऊंचा पे होता है पर्वत, ऊंचाई पे जाने पे हम क्या बोले हवा कम होगा, हवा में ही चूँकि ऑक्सीजन होता है जो कि हम लोग सांस लेते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हवा कम होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन भी कम होगा और सांस लेने में दिक्कत होता है। इसके वजह से ही पर्वतारोही जो भी पर्वत पे चढ़ते हैं वो अपने पीछे सिलेंडर लेकर चढ़ते हैं और सिलेंडर में ऑक्सीजन रहता है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ दूर तक ही जाते हैं, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। यहाँ हिमालय पर्वत की बात करेंगे, उसके चोटी की बात करेंगे तो लगभग 8.5 किलोमीटर, 9 किलोमीटर तक जाते हैं। लेकिन हम बात करें पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर, जैसे ही जाएंगे तो उसके ऊपर में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और सूर्य जो है हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है। इसका मतलब सूर्य से लाइट हम लोग पृथ्वी पे तो आता है, यानी बीच वाला एरिया 100 किलोमीटर ऊपर से लेकर सूर्य तक बीच में तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई हवा नहीं है, फिर भी प्रकाश सूर्य से निकलकर पृथ्वी पे पहुंचता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश बिना किसी माध्यम के भी गमन कर सकता है, या बोले तो किसी मटेरियल माध्यम का जरूरत नहीं पड़ता है। यानी निर्वात से होकर भी प्रकाश गमन कर सकता है।
और वैसे तरंग जो निर्वात से होकर गमन करते हैं उस तरंग को भी हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। उम्मीद है इतना बात आपको समझ में आ गया हो। इसके अलावा कुछ प्रकाश के बारे में हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश हमेशा सीधा रास्ता पे चलता है। इसका एग्जाम्पल आप लोग अच्छे तरह से समझ सकते हैं। जब हम लोग किसी लेजर लाइट को जलाते हैं तो बहुत दूर तक बिल्कुल सीधा जाता है, लेकिन उसके माध्यम में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है जो कि पारदर्शी या अपारदर्शी, थोड़ा देर बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना डायरेक्शन चेंज कर सकता है। लेकिन आमतौर पर प्रकाश जो होता है सीधा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चलता है। यानी प्रकाश कैसे चलेगा, तो बिल्कुल सरल रेखा पे चलेगा। सरल रेखा, प्रकाश हमेशा सरल रेखा पे चलता है, नहीं स्ट्रेट लाइट पे चलेगा, स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं प्रकाश के बारे में एक और बात। ये सीधा रास्ता पे या सरल रेखा पे कब तक चलता है, कब ये जाके अपने रास्ता को चेंज कर लेता है या रास्ता से टर्न कर लेता है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर बाद समझेंगे। एक्चुअल में सीधा रास्ता है पूरे तरह से सत्य नहीं है, इसके लिए कुछ कंडीशन है कब ये सीधा रास्ता पे चलेगा, कब अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेगा, जो कि अभी हम लोग कुछ देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि क्या प्रकाश हर माध्यम में बराबर स्पीड से चलता है। जैसे यहाँ पे हवा रहे, पानी रहे, शीशा रहे, क्या सभी से होकर बराबर स्पीड से चलेगा या कुछ कम या ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होगा अलग अलग माध्यम से लेकर अलग अलग माध्यम में प्रकाश होता है जो अलग अलग स्पीड से चलता है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो हम लोग अगला चैप्टर, इसी चैप्टर का अगला पोर्शन जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे तो वहाँ पे समझेंगे क्या रीजन है, क्यों उसके अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से चलता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो टर्म है उसको याद करने के लिए आप लोग लिख लेंगे। जैसे प्रकाश का जो चाल होता है, प्रकाश का चाल हवा या निर्वात, हवा या निर्वात, इसमें होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो चलता है हवा में या निर्वात, यहाँ लिखने का मतलब समझिएगा। एक्चुअल में प्रकाश निर्वात में ज़्यादा फास्ट चलता है, एयर में हवा की तुलना में थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करते हैं तो दोनों को बराबर मान लेते हैं। और ये चलता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको जब आप किलोमीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। प्रकाश जो होता है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल करता है, किसमें, हवा में या निर्वात में। इसी तरीक़ा से हम बात करें प्रकाश का चाल, अगर हम बात करें शीशा में, कांच में, कांच मतलब शीशा, तो ये होता है आपका 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसी तरीक़े से हम बात करें अगर ये पानी में या जल में, तो ये होता है 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश का जो चाल होता है निर्वात में या हवा में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या बोले तो मीटर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में बात करें तो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या मीटर में बोले तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जल में बात करें तो 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, इसके पीछे रीजन क्या होता है ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो क्यों तरंग है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, और दूसरा बात प्रकाश हमेशा सीधा रास्ता पे यानी सरल रेखा पे चलता है। इसके साथ साथ प्रकाश का चाल हवा में कितना होता है, निर्वात में कितना होता है, कांच में कितना होता है, जल में कितना होता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है वो है किरण। किरण क्या होता है, तो प्रकाश जिस पथ पे चलता है, प्रकाश के पथ को, प्रकाश के रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे यहाँ से प्रकाश निकला और ऐसे जा रहा आगे, तो बहुत अनंत तक जा सकता है, तो इसको हम लोग यहाँ पे जो दिखाएंगे इसको क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। यानी प्रकाश के गमन के पथ को, प्रकाश के जिस रास्ते पे चलता है उस रास्ते को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो किरण कहते हैं, या इसी को चाहे तो हम लोग कह सकते हैं प्रकाश किरण, लाइट रे, या इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हैं, सिंपल में रे कह सकते हैं। नेक्स्ट है किरण पुंज या प्रकाश पुंज। तब हम समझते हैं किरण पुंज या प्रकाश पुंज क्या होता है। एक्चुअल में हम लोग जितने भी प्रकाश स्रोत देखते हैं जहाँ से प्रकाश निकलता है, उससे कोई एक प्रकाश किरण नहीं निकलता, बहुत सारे प्रकाश किरण निकलते हैं, यानी बहुत सारा ग्रुप बनाकर बहुत सारे समूह में प्रकाश निकलते हैं। इन सभी प्रकाश किरण के समूह को, ग्रुप को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज या प्रकाश पुंज।
यानी किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरण निकलती हैं और बहुत सारे ग्रुप में निकलते हैं, और इस किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। यानी बोला जाए प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या होता है, तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण क्या होता है, तो प्रकाश के गमन के रास्ते को या प्रकाश के गमन के पथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। इसी को बोले तो प्रकाश किरण कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म छूट गया है, हम उसको आपको बता दें। एक होता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, स्रोत शब्द होता है किसी भी चीज़ का उत्पत्ति कहाँ से हुआ उसको हम लोग स्रोत कहते हैं। जैसे हम लोग आमतौर पे बोलते सुनते होंगे कि पानी का स्रोत, जैसे पानी जहाँ जिस वस्तु से निकलेगा, जहाँ से निकलेगा उसको हम लोग जल का स्रोत कहते हैं। जैसे पानी का स्रोत का बात करें, चापाकल हो गया, नल हो गया, तालाब हो गया, कुआं हो गया, नदी हो गया, नहर हो गया, इसके अलावा समुद्र हो गया, महासागर हो गया। यानी जहाँ से हमको जल मिलता है, पानी मिलता है, उसको हम लोग पानी का स्रोत कहेंगे। इसी तरह ध्वनि का स्रोत, तो जिस जगह से ध्वनि उत्पन्न होती है, आवाज़ उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहेंगे, ध्वनि का स्रोत कहेंगे। ठीक उसी तरीके से प्रकाश स्रोत क्या है, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश जो वस्तु प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश बाहर निकालता है, उत्सर्जित करता है, उस वस्तु को ही क्या कहेंगे, हम लोग प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल का, बल्ब हो सकता है आपका, इसके अलावा सूर्य हो सकता है, तारे हो सकते हैं, इसके अलावा बात करें लालटेन हो सकता है, मोमबत्ती हो सकता है। यानी इतना ये जो भी वस्तु प्रकाश निकालेंगे ये सभी प्रकाश स्रोत के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किरण पुंज जो होता है यह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज जो होता है यानी किसी भी वस्तु से प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो 3 तरीके से निकलता है। पहला बात करें, एक होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा समानांतर किरण पुंज। अब ये तीनों क्या होता है इसको हम बारी बारी से समझते हैं। उससे पहले इसको साफ कर लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो 3 तरह से निकलती हैं। एक में क्या होता है, जैसे हम आमतौर पे अपने घर में बल्ब देखते हैं, ये बल्ब रहता है, यहाँ से प्रकाश निकला और पूरे घर में क्या हो गया, फैल गया। यानी एक ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें एक किसी खास वस्तु से प्रकाश निकले और चारों तरफ से फैल जाए, उस प्रकार के प्रकाश पुंज को ही हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज। यानी क्या होता है, यहाँ से मानते हैं प्रकाश निकला और इधर भी फैल गया, इधर चल गया, इधर चल गया, यहाँ चल गया, यहाँ चल गया, यानी चारों तरफ क्या हो गया, फैल गया। इस प्रकाश के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो वैसा प्रकाश पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से एक जगह से निकलकर फैलती हुई चले जाए, उस प्रकार के किरण पुंज या प्रकाश पुंज को क्या कहेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज। सेकेंड क्या है, अभिसारी प्रकाश पुंज। इसका जस्ट उल्टा, सपोज कीजिए कुछ ऐसा प्रकाश पुंज जिसमें क्या हो कि बहुत सारा प्रकाश किरण तो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन आकर सभी एक जगह पे मिल जाए, एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाए, मिल जाए। इस प्रकार के किरण पुंज को हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, जिसको कि इंग्लिश यहाँ पे कहेंगे इसको कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, और अपसारी जो अभी हम लोग पढ़े इसको कहेंगे डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। हम दूसरा क्या बोले, वैसा प्रकाश पुंज जिसमें सभी प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाए। मानते यहाँ से आ रहा है प्रकाश, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा, सभी यहाँ पे आकर मिल गया। इस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम लोग अभिसारी प्रकाश पुंज या कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। नेक्स्ट एक और बच गया आपका समानांतर किरण पुंज। क्या होता है, आप लोग मैथ में पढ़े होंगे समानांतर रेखा। अगर ये आप समझते हैं समानांतर रेखा क्या होता है, समानांतर लाइन क्या होता है, तो समानांतर किरण पुंज समझिए कि आपको समझ में आ चुका है ऑलरेडी। अब कैसे होगा, तो ऐसा प्रकाश पुंज जहाँ पे जितना भाग से प्रकाश निकले वो बिल्कुल सीधा बहुत दूर तक सफ़र करता है, यानी वैसा प्रकाश पुंज जिसमें जितना प्रकाश किरण निकलेगा वो सभी एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चलेगा, स्ट्रेट में चलेगा, उस प्रकार के प्रकाश पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर प्रकाश पुंज या पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो उम्मीद है तीनों आपको समझ में आया होगा। प्रकाश पुंज क्या होता है, प्रकाश किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तीनों का नाम क्या क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा दूँ। प्रकाश के चलने के रास्ते को, प्रकाश के गमन के पथ को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं या प्रकाश किरण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लोग रे कहते हैं। किसी भी प्रकाश स्रोत से बहुत सारा प्रकाश किरण निकलता है, उस बहुत सारे प्रकाश किरण के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे या प्रकाश पुंज कहेंगे। किरण पुंज या प्रकाश पुंज जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है।
एक को अपसारी प्रकाशपुंज, दूसरा को अभिसारी प्रकाशपुंज और तीसरा को समानांतर प्रकाशपुंज कहते हैं। वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक जगह से निकले और चारों तरफ फैलता हुआ चला जाए, उसे क्या कहेंगे? अपसारी। अपसारी मतलब फैलना। अपसारी प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें बहुत सारे जगह से जाए और एक बिंदु पे आके मिल जाए, उस प्रकार के प्रकाशपुंज को क्या कहेंगे हम लोग? अभिसारी प्रकाशपुंज कहेंगे, जैसा कि हम लोग यहाँ पे फिगर देख रहे हैं। और वैसा प्रकाशपुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर चलती हो, उसे हम लोग कहेंगे समानांतर प्रकाशपुंज। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका हम लोग का हेडिंग है पदार्थ या वस्तु। या पदार्थ या वस्तु हम लोग को समझने का मेन मेरा पर्पस नहीं है। वस्तु या पदार्थ बोले तो आप केमिस्ट्री में जानते होंगे, दुनिया का कोई भी वस्तु या कोई भी सामान जिसके पास कुछ द्रव्यमान होता है, कहीं रखे तो कुछ जगह स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ या वस्तु। इसको हम लोग केमिस्ट्री में और डिटेल्स पढ़ेंगे। फिलहाल हम लोग समझते हैं कि कोई भी हम लोग जो देखते हैं अपने आस पड़ोस में, कोई भी सामान जो होता है उसको हम लोग क्या कह लेंगे? पदार्थ कह लेंगे या वस्तु कह लेंगे। पदार्थ या वस्तु है उसको जनरली 2 टाइप्स में, प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पे जो पदार्थ या वस्तु है उसको 2 टाइप्स में, 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला को हम लोग प्रदीप्त कहते हैं, या प्रदीप्त का ही अलग नाम है आत्मदीप्त बोले, या इसी को दीप्तिमान बोले। नाम अलग अलग है लेकिन इस तीनों का काम एक ही है, मतलब एक ही होता है। पदार्थ जो है वो 2 प्रकार का होता है, प्रदीप्त एवं अप्रदीप्त। प्रदीप्त का ही यहाँ पे नाम हम लोग बोल रहे हैं कि अलग अलग नाम है, जैसे आत्मदीप्त बोले या दीप्तिमान बोले। इंग्लिश में इसको ल्यूमिनस बोल सकते हैं या सेल्फ ल्यूमिनस बोल सकते हैं। इसी तरह अदीप्त को हम लोग इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोल सकते हैं। देखिए, जब हम क्या बोले कि जितने सारे सामान होते हैं, जितने सारे वस्तु हैं, उसको हम लोग 2 ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। अब किस आधार पे डिवाइड करेंगे? तब प्रकाश के उत्पत्ति के आधार पे। यानी जैसे मेरे पास एक मार्कर है, क्या मार्कर से प्रकाश निकल रहा है? आप आंसर देंगे बिल्कुल नहीं। तो फिर हमको मार्कर दिखाई क्यों दे रहा है? बिकॉज यहाँ पे सूर्य का रोशनी आ रहा है, या बोले तो यहाँ से लाइट जल रहा है, इसके वजह से हमको मार्कर दिखाई दे रहा है। यानी दुनिया में जितनी सारे वस्तुएं हैं, या तो वह खुद प्रकाश अपने से होकर निकालती हैं, या नहीं तो कहीं प्रकाश एग्जिस्ट करता है, उसके आधार पर हमको दिखाई देती हैं। तो वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश निकालती हैं, अपने से होकर उत्पन्न करती हैं या उत्सर्जित करती हैं, उस प्रकार के वस्तु को हम लोग प्रदीप्त, आत्मदीप्त या दीप्तिमान कहते हैं। और जो वस्तुएं प्रकाश खुद निकालती तो नहीं है, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमको दिखाई देती है, जैसे मार्कर हो गया, दीवार हो गया, यहाँ बोर्ड हो गया। यहाँ बोर्ड ही अगर लाइट नहीं रहता तो हमको दिखाई नहीं देता। यानी कलम हो गया, किताब होगा, ये सब वस्तु जो खुद प्रकाश तो नहीं निकालता, लेकिन प्रकाश रहता है तो हमको वस्तु दिखाई देती है। इस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त पदार्थ। उम्मीद है कि यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया हो। आगे हम लोग देखते हैं वस्तु को फिर से हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड किए, और यह प्रकाश के गमन के आधार पर किए। यानी किससे होकर प्रकाश चल सकता है, किससे होकर नहीं चल सकता है, किससे होकर चल सकता है लेकिन पूरा तरह से नहीं चल सकता है। तो यहाँ प्रकाश के चाल के या प्रकाश के गमन के आधार पर हम लोग वस्तु को या माध्यम को 3 टाइप्स में फिर से डिवाइड करेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। तीनों का नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखा होगा, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। अभी हम लोग क्या बोले कि कुछ वस्तुएं हैं जो खुद प्रकाश निकालती हैं, कुछ वस्तुएं हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में हमको दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं। यहाँ से हम लोग देखते हैं प्रकाश किससे होकर चल पाता है और किससे होकर नहीं चल पाता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं पारदर्शी, यानी वैसा वस्तु जिसके आर पार हमको कोई भी वस्तु साफ साफ दिखाई दे, या बोले तो जिसके आर पार प्रकाश आ सकता है, जा सकता है, जिससे होकर प्रकाश चल सकता है, उस प्रकार के वस्तु को हम क्या कहेंगे? पारदर्शी, या बोले तो इसको ट्रांसपेरेंट। जैसे अभी हम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन हम लोग के बीच में भी हवा एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हवा से होकर हम आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी हवा से होकर प्रकाश चल सकता है। इसका मतलब हवा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? आपका पारदर्शी। बीच में हम एक शीशा ला के रख दें तो क्या आपको हम दिखाई नहीं देंगे, या आप हमको दिखाई नहीं देंगे? आपका आंसर होगा सर बिल्कुल बिल्कुल दिखाई देंगे। इसका मतलब होता है शीशा से भी होकर प्रकाश आर पार जा सकता है, या बोले तो शीशा के आर पार भी हम लोग किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो शीशा भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? पारदर्शी क्या हो जाएगा। इसी तरह स्वच्छ जल रहेगा, साफ पानी रहेगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल पारदर्शी वस्तु का या पारदर्शी माध्यम को। सेकेंड आते हैं हम लोग देखते हैं पारभासी। अब सपोज करते हैं जो शीशा हम बीच में ला के रखे हैं, इसमें कहीं कहीं स्क्रैच कर देते हैं, तो क्या आपको हम साफ साफ दिखाई देंगे, या आप हमको साफ साफ दिखाई देंगे? तो आप कहेंगे सर दिखाई तो देंगे लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं देंगे, थोड़ा बहुत धुंधला दिखाई देने लगेंगे। इसका मतलब वैसा वस्तु जिससे होकर प्रकाश गमन तो करे, लेकिन पूरा क्लियरली पूरा प्रकाश गमन नहीं करे। कुछ भाग प्रकाश का आर पार जाए, कुछ भाग वापस ही लौट जाए। या कोई वस्तु दिखाई तो दे लेकिन साफ साफ दिखाई नहीं दे, कुछ भाग दिखाई दे, कुछ भाग दिखाई नहीं दे, या बोले तो धुंधला दिखाई देने लगे।
उस प्रकार के वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी वस्तु या पारभासी पदार्थ। और तीसरा हम यहाँ पे ला के मान लेते हैं लकड़ी का कोई प्लाई रख दिए या कोई प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ला के रख दिए, तो क्या आप हमको दिखाई देंगे, या किसी कपड़ा को यहाँ पे टांग दिए तो आप हमको दिखाई देंगे या हम आपको दिखाई देंगे, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। यानी वैसा वस्तु जिसके आर पार हमको कुछ भी दिखाई नहीं देता है या जिसके आर पार प्रकाश गमन नहीं कर पाता है, उस वस्तु को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु कहेंगे या अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो उम्मीद है आपको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं, वैसी वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश आ सकता है, जा सकता है या जिससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है, उसे पारदर्शी कहते हैं। एक और तरीका से डिफाइन कर सकते हैं, वैसा वस्तु जिसके आर पर हमको कोई वस्तु साफ साफ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। दूसरा है पारभासी, वैसी वस्तु जिसके आर पर प्रकाश का कुछ भाग ही गमन कर पाए, कुछ भाग ही आर पर जा पाए, पूरा का पूरा नहीं जा पाए, उसे क्या कहेंगे, पारभासी। या वैसी वस्तुएं जिसके आर पर हमको कोई वस्तु दिखाई तो दे लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी। और तीसरा अपारदर्शी बहुत आसान है, जिसके आर पर कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे या जिसके आर पर प्रकाश बिल्कुल भी गमन नहीं कर पाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी वस्तु। इसका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, प्लास्टिक हो जाएगा, आपका रबर हो जाएगा, इसके अलावा दीवार, लकड़ी, ये सब क्या हो जाएगा एग्जाम्पल अपारदर्शी का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे प्रकाशीय माध्यम हेडिंग होगा, ऑप्टिकल मीडियम जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मेडियस, सॉरी गलती लिखा गया, मीडियम। प्रकाशीय माध्यम जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल मीडियम। तो ऐसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है, जिससे होकर प्रकाश चल सकता है, उस माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम। क्या बोले, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश गमन कर सकता है, चल सकता है, उसको बीच रास्ते में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता है, उस प्रकार के माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशीय माध्यम है। बोले तो ऑप्टिकल मीडियम। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रकाशीय माध्यम को दो तरीका से डिवाइड किया गया, एक बनावट के आधार पे और दूसरा प्रकाश की चाल के आधार पे। यानी प्रकाशीय माध्यम है, इसको दो आधार पे हम लोग अलग अलग तरीका से डिवाइड किए, एक बनावट के आधार पे, दूसरा इसमें प्रकाश किस स्पीड से चलता है उसके आधार पे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं बनावट के आधार पे। यहाँ देख रहे होंगे एक समांगी है, दूसरा विषमांगी। तो देखिए वैसा माध्यम जो गुण एवं बनावट में हर जगह समान हो, जैसे हम बात करें एक शीशा का बना हुआ है कोई ऑब्जेक्ट है, हर जगह अगर उसके गुण और बनावट बिल्कुल सेम है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांगी। या बोले यहाँ पे हवा है, तो जितना यहाँ पे कुछ एरिया हम इतना मान लेते ले लेते थे इस रूम में, तो यहाँ पे जितना हवा होगा इस जगह पे हवा लगभग इतना ही होगा। लेकिन यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर जाएंगे या 50 किलोमीटर ऊपर, तो क्या इतना जगह पे जितना यहाँ पे एयर है, हवा एग्जिस्ट करता है, क्या उतना ही हवा मिलेगा? आपका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, इतना हवा नहीं मिलेगा। इससे क्या हो जाएगा, कुछ कम मिल जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं पृथ्वी से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे हवा का घनत्व क्या होता है, घटते जाता है। यानी यहाँ पे इतना एरिया कवर कर, इसमें जितना एयर आ रहा है, इसके आसपास पड़ोस में जहाँ जहाँ देखेंगे सब में इतना एरिया में एयर उतना ही आएगा। तो इस प्रकार के माध्यम को, प्रकाशीय माध्यम को क्या कहेंगे, समांगी माध्यम। और जिसका गुण एवं बनावट हर जगह अलग अलग होता है उसे हम लोग क्या कह देंगे, विषमांगी। जैसे यहाँ पे मालते एक बीच में शीशा रख दिए, यहाँ पे हवा है, तो हवा तो पूरा का पूरा क्या है, अलग बनावट, गुण और बनावट है, लेकिन शीशा का गुण और बनावट अलग हो गया। प्रकाश इससे आ सकता है, जा सकता है, ये अलग बात हो गया, लेकिन यहाँ पे गुण और बनावट दोनों का क्या हो गया, हवा का अलग हो गया, प्रकाशीय घनत्व यहाँ पे शीशा का अलग हो गया। इस प्रकार के माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, विषमांगी माध्यम, जिसको हेट्रोजीनियस और समांगी को होमोजीनियस पढ़ते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक बात बोला था कि प्रकाश जो होता है हमेशा सीधा रास्ता पे यानी सरल रेखा पे चलता है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है, तो वो कंडीशन अब आपको समझ में आएगा। एक्चुअली प्रकाश सीधा रास्ता पे सरल रेखा पे तब चल पाता है जब माध्यम कौन सा हो, समांगी हो। यानी वो जब कोई समांगी प्रकाशीय माध्यम रहता है तो उससे होकर ही प्रकाश सीधा रास्ता पे चल पाता है। अगर विसमांगी माध्यम में आ जाता है तो प्रकाश सीधा नहीं चल के अपने डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर लेता है, जिसको कि हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है तो पढ़ेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रकाश के चाल के आधार पे। प्रकाश के चाल के आधार पे भी हम लोग प्रकाशीय माध्यम को दो कैटेगरी में ही डिवाइड करते हैं, पहला को सघन माध्यम, दूसरा को विरल माध्यम। सघन को हम लोग डेंसर मीडियम बोलते हैं और विरल को रेयर मीडियम। सबसे पहले समझते हैं सघन मीडियम क्या होता है और विरल मीडियम। तो वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश तुलनात्मक रूप से तेज चलता है उसको विरल माध्यम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं, और जिसमें प्रकाश का स्पीड कम होता है उसे सघन माध्यम। तो क्या प्रकाश का चाल ज़्यादा या कम कहने से हम किसको ज़्यादा कहें या किसको कम, क्या कोई मेरे पास रेफरेंस वैल्यू है?
जैसे हम बात करें, अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, थोड़ा सा मैं इसको मिटा लूँ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, प्रकाश का चाल जो होता है हवा या निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरह बात किया जाए, यहाँ पे जल में होता है आपका 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है यानी कि शीशा में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हवा में प्रकाश का चाल या निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, जल में 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच या शीशा में 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे हम पढ़ लिए कि जिस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा उसे सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश का चाल ज़्यादा होगा उसे विरल माध्यम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इसमें है, तो क्या हम इसको विरल कह सकते हैं? तो आपका आंसर भी सही है, विरल इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसमें से किसको हम सघन कहें, किसको विरल कहें? जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ पे एक मेरे पास मार्कर है, इसका हम ढक्कन अलग निकालिए। हम पूछे ये मार्कर बड़ा है या ढक्कन बड़ा है? सीधे चलिए सबसे पहले हम ऐसे पूछते हैं, ये मार्कर का जो ढक्कन है ये बड़ा है या छोटा है? आप क्या बोलेंगे इसका आंसर? इसका साइज बड़ा है या छोटा है? आमतौर पे आपका आंसर आएगा छोटा है, लेकिन मैं कहूँगा बिल्कुल आपका आंसर गलत है। हम लोग किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, तुलनात्मक रूप से देखते हैं। मान लो इस मार्कर के ढक्कन को आप बोल दिए बहुत छोटा है, लेकिन इससे भी कोई छोटा वस्तु आ जाएगा तो उसके लिए ही मार्कर का ढक्कन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन वही इस मार्कर से इस ढक्कन की तुलना करेंगे तो क्या होगा, मार्कर की तुलना में छोटा है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को हम ना ही कभी बड़ा बोल सकते हैं ना ही छोटा बोल सकते हैं, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ना बोल सकते हैं ना ही कम बोल सकते हैं। हर चीज़ एक पर्सपेक्टिव से हम लोग देखते हैं, किसी चीज़ से रेफरेंस लेकर मेजर करते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे किसी माध्यम को सघन या विरल हम लोग तब कहेंगे जब उसको किस माध्यम से तुलना करेंगे। यानी सघन और विरल एक दूसरे के अपेक्षिक है, ना ही कोई अपने आप में माध्यम सघन है ना ही कोई माध्यम अपने आप में विरल है। दोनों क्या है, एक दूसरे के सापेक्षिक है। सापेक्षिक मतलब जैसे हवा और जल का हम बात करें, हम लोग देख रहे हैं हवा में प्रकाश का चाल ज़्यादा है और जल में कम है। यानी जल, हवा की तुलना में जल में प्रकाश का चाल कम है, इसका मतलब हवा के तुलना में जल क्या हो जाएगा, सघन माध्यम। अब इसका उल्टा देखते हैं, जल के तुलना में प्रकाश का चाल हवा में क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब जल के तुलना में हवा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। हवा की तुलना में जल क्या था, सघन माध्यम। लेकिन वही अगर हम कांच से तुलना करेंगे तो कांच से जल का स्पीड तो ज़्यादा है जल में, इसका मतलब कांच के तुलना में जल क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। लेकिन वही हवा की तुलना में जल क्या था, सघन। यानी एक ही माध्यम कभी कभी सघन हो सकता है, कभी विरल हो सकता है, और डिपेंड करता है हम लोग किस माध्यम से उसका तुलना कर रहे हैं। तो फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। प्रकाश की चाल के आधार पर प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार का होता है, सघन एवं विरल। जिस माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम की तुलना में कम होता है उसे दूसरे माध्यम की तुलना में सघन माध्यम कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश का चाल दूसरे माध्यम की तुलना में ज़्यादा होता है उसे उस माध्यम को दूसरे माध्यम की तुलना में विरल माध्यम कहते हैं। सघन एवं विरल दोनों जो होता है अपेक्षिक है, किसी के रेफरेंस में हम लोग मेजर करते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको जितनी बातें मैंने बताई आपको समझ में आया होगा। बाकी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम लोग प्रकाश का परावर्तन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।